EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो याद रखो किसी भी सर्किट में EMF और फ्लक्स दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर फ्लक्स कम चेंज होगा तो EMF कम प्रोड्यूस होगा, अगर फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा तो EMF भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों अपने एक दूसरे का। तो सबसे पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे ने 2 लॉज दिए थे, कॉपी रेडी रखना, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या था, कभी भी अगर फ्लक्स में चेंज होगा सर्किट के साथ तो EMF इंड्यूस्ड होगा। तो इंड्यूस्ड EMF तब तक रहेगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते रहेगा। ये पहला लॉ था। और दूसरा लॉ भी वैसे ही था, सेम ही है। एक ही लॉ को सिर्फ बोलने के लिए 2 लॉज में कन्वर्ट कर दिया है। एक्चुअल में ये एक ही लॉ है, लेकिन अगर पेपर में आता है तो तुमको अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ करके लिखना पड़ेगा। तो पहला लॉ मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स जो सर्किट के साथ चेंज करोगे तो EMF जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। अब उसी को मैथमेटिकल टर्म में सेकंड लॉ में क्या बोला फैराडे ने, उसने बोला कि जो मैग्नीट्यूड है बेटा इंड्यूस्ड EMF का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो पहला स्टेटमेंट लिख लोगे whenever there is a change in magnetic flux, दिख रहा होगा होप सो। तो whenever there is change in magnetic flux जो कॉइल सर्किट के साथ लिंक्ड है EMF इंड्यूस हो जाएगा। और सेकंड में स्टेटमेंट ध्यान से देखो, E is directly proportional to minus d phi upon dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स वायर का कितना है उसमें, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो d phi मतलब phi2 minus phi1 भी लिख सकते हो या सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो। प्रेडिक्ट करना है पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर अगर सिचुएशन जो नीचे दी हुई है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये कॉइल है सर्कुलर, मैग्नेट को पास ले जाया जा रहा है। तो मैग्नेट को जब कॉइल के पास ले जाएंगे तो याद रखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉइल है। अगर मैग्नेट को जितना पास ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट या फिर प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं बड़ा मैग्नेट लगा देता हूं तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। और अगर मैं पास ले जा रहा हूं तो EMF बढ़ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। EMF कब बढ़ेगा, क्योंकि हमने अभी स्टेटमेंट में लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब मैग्नेट अगर मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ पास दूर, तब इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड हो गया। लेकिन अगर मैं जितना तेजी के साथ हिलाऊंगा, यानी मैग्नेट को पास ले जाऊंगा, दूर ले जाऊंगा, पास ले जाऊंगा, दूर ले जाऊंगा, जितनी इसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा, ना कि जितना बड़ा मैग्नेट है तो ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। दोनों बात में अंतर समझ रहे हो, छोटा हो तो भी उससे हम ज़्यादा EMF इंड्यूस कर सकते हैं। मूवमेंट ज़रूरी है, हमारा वेलोसिटी ज़रूरी है उस मैग्नेट का, कि हम तेज़ी से कितना अंदर बाहर उस कॉइल के कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ द मैग्नेट पे डिपेंड नहीं होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पे डिपेंड नहीं करेगा, मूवमेंट या वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, रैंडमनेस ऑफ मैग्नेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखो, अब इसमें क्या है, पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर पता लगाना था। तो ऊपर में A जो है यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कैसे, क्योंकि अगर नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, जब दोनों को लाएंगे तो
डायरेक्शन ये ए और बी देखो बराबर बराबर बना के दे दिया है पता लगाने के लिए, तो पोलैरिटी हो जाएगा। रूल पढ़ेंगे अभी आगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक्सियल वेक्टर पे डिपेंड करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है उस पर डिपेंड करता है, और एक मोशन किस डायरेक्शन में है उस पर डिपेंड करता है। तो उसे हम तीनों चीज़ों से यूज़ करके पता लगा लेते हैं डायरेक्शन। तो ऐसा कहीं भी डायग्राम दिख रहा है नॉर्थ साउथ, तो ये नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, मतलब सेल का डायग्राम बना दोगे। नेक्स्ट बेटा बार मैग्नेट है, मूव्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो। दो कॉइल दे दिया है, पी क्यू है, ये वाला पी क्यू एंड ये दे दिया है सी डी। प्रेडिक्ट करना है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट दोनों कॉइल में। तो इंड्यूस करंट, ये मैग्नेट का मूवमेंट किस साइड में दिखाया गया है, राइट हैंड साइड में। साउथ वाला इस तरफ मूव हो रहा है, तो इस अगर ये इस तरफ ले जा रहे हैं, साउथ वाला इधर ले आ रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी फ्रॉम क्यू टू पी। तो क्यू टू पी जो है एम मीटर और डी टू सी एम मीटर, मतलब इसमें भी इस तरफ, इसमें भी इस तरफ। ठीक है, अगर मैग्नेट को साउथ वाले को इधर ले आ रहे हैं, अगर नॉर्थ वाले को इधर ले आते तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता। ठीक है, साउथ वाला जो है इधर ले आ रहे हैं राइट हैंड साइड, इसलिए दूसरे वाले का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट में होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन इधर हो गया, मतलब डी टू सी, और इसमें भी ऑपोजिट हो गया, मतलब क्यू टू पी हो गया। ठीक है, करंट हमेशा इंड्यूस होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो EMF इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, माइनस d∅/dt। तो माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से ये भी एक NCERT का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो इसमें याद रखो हमेशा, थर्ड वाला इलेक्ट्रिक करंट वायर में दिखा दिया गया है। ठीक है, कि इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक करंट जो वायर से फ्लो हो रहा है B2A वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्शन इंड्यूस करंट का बताना है, तो इंड्यूस डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज बना दोगे। ठीक है, और दूसरे वाले में देखो डायरेक्शन चेंज कर दिया है, लेफ्ट टू राइट, है ना, तो ये भी वाला भी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि इसमें क्या दिखाया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन द लूप, जबकि करंट वायर में PQ। और तीसरे वाले में अगर चेक करोगे तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये नीचे साइड में नहीं दिया हुआ, ये जो वायर है इस लूप के ऊपर साइड में दे दिया गया है, ऊपर साइड में दे दिया गया है, तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो लूप के किस साइड में रख रहे हैं करंट वायर, इस पर ध्यान देना है कि ऊपर रख रहे हैं कि नीचे रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर नीचे रख रहे हैं, अगर ऊपर रख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर नीचे रख रहे हैं और चाहे कोई भी डायरेक्शन बताया हो नीचे तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस वायर का पोजीशन याद रखना है कि ऊपर में रखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नीचे रखेंगे तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों को याद रखना, ये अक्सर आ जाता है, देख रहे हो 2014 में भी आया है, 2017 में भी आया है, और 17 में तो दोनों पूछ दिया है, ऊपर के एक बीच में दे दिया है, और फिर ऊपर वाले में भी डायरेक्शन बताना है और नीचे वाले में भी डायरेक्शन बताना है। इसका मतलब दोनों क्वेश्चन जो था अलग अलग, दोनों को कंबाइन करके दे दिया। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन बना लेना कहीं पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है और लूप में अगर करंट का डायरेक्शन पूछ रहा है तो क्या बनाओगे। सिक्स क्वेश्चन कर लोगे तो फोर्थ एंड फिफ्थ की ज़रूरत ही नहीं है, और थर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं इनका मिक्सचर बनाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। कहीं शॉर्ट में ऐसे ही बना सकते हो बेटा, नीचे ऐसे बना लो और यहाँ पे लिख लो कि भाई अगर इसमें करंट का डायरेक्शन ये रहेगा तो लूप में हमेशा ही क्लॉकवाइज, यहाँ लिख लो क्लॉकवाइज। और फिर कहीं पे नीचे बना लो कि भाई अगर ऊपर साइड में कहीं भी पूछे इधर उधर और लूप में अगर पूछ रहा है तो इसमें क्या लिख दोगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलें आगे। बेटा इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर वायर के ऊपर सर्कुलर लूप दे दिया है, उसमें डायरेक्शन पूछ रहा है तो क्लॉकवाइज, और अगर वायर दे दिया है करंट का डायरेक्शन चाहे लेफ्ट या राइट कहीं भी, और उसके नीचे कहीं लूप बना दिया है तो लूप में अगर पूछ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, कुछ नहीं निकालना है, वो निकालेंगे हम आगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन उसमें निकालेंगे।
अभी सिर्फ इतना ही याद रखो, शॉर्ट में है ना ये, डिटेल्स में करेंगे इसके बारे में बात। अभी सिर्फ इतना ब्रेन में रखो बस कि मेरा अगर लूप में जा रहा है, अगर ऊपर अगर लूप दिया हुआ है उसमें पूछ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, और अगर वायर में करंट जा रहा है, अगर नीचे लूप दे दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज याद रखना है। बस दो चीज़ें दिमाग में रखनी है और कुछ भी नहीं रखना है दिमाग में। नेक्स्ट बेटा टॉपिक लिखो एडीज करंट। एडी करंट, एडी करंट मतलब इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट, जो कि बल्क पीस ऑफ कॉपर या कंडक्टर में पैदा होता है जब उसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। यानी जो फैराडेज लॉज जो लेके चले थे उसी पे बेस्ड है कि इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट जो पैदा होता है उस कंडक्टर में जब हम उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, तो जो करंट पैदा होता है उसको बोला जाता है एडी करंट। डेफिनेशन यही लिखोगे जो तुम्हें नोट्स में लिखा हुआ है या यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं से भी देख के लिखो, बट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी कि द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट्स, जो अभी जो करंट के बारे में बात किया था हमने दो फिगर बना के, वो कौन सा करंट था, वही वाला इंड्यूस करंट था। तो द इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट जो प्रोड्यूस होता है इन द बल्क पीस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर में जो पैदा होता है, कब पैदा होता है, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसी को बोला जाता है एडी करंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दो बेटा कि हाउ दे आर प्रोड्यूस, पैदा कैसे होता है। तो कैसे पैदा होता है, जो चीज को बोला उसी को लिख दो कि एडी करंट तब प्रोड्यूस होता है जब बल्क कंडक्टर को हम रखते हैं किसके बीच में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, तब ये एडीज करंट पैदा होता है या फिर प्रोड्यूस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एडीज करंट हम नहीं चाहते कि पैदा हो, क्योंकि अगर एडीज करंट हमें पता है कि करता क्या है, हीट प्रोड्यूस करता है। अगर हीट प्रोड्यूस करेगा तो क्या हो सकता है, सोचो, जो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होती है वो खत्म हो सकती है, और अगर इंसुलेशन खत्म हो गया तो देखा होगा कई ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं बेटा, उड़ जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं जब हैवी लोड बढ़ जाता है। तो उसका कारण ही यही है कि उसके अंदर क्या पैदा हो गया, एडीज करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो बिकॉज द हीट ऑफ द मेटालिक कोर, वो क्या करते हैं, क्यों नहीं चाहते, अनडिजायरेबल मतलब होता है क्यों नहीं चाहते भाई हम, क्योंकि ये हीट अप कर देता है मेटालिक कोर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और दूसरा, ये हमेशा अपोज करता है मोशन, किसके मोशन, करंट के मोशन को, करंट के मोशन को अपोज कर रहा है। इसका क्या मतलब है, करंट कम पैदा होगा, आगे जाने में उसको मुश्किल हो रही है, अगर आगे जाने में मुश्किल हो रही है तो वो वायर गर्म हो जाएगा, वायर गर्म हो रहा है मतलब डैमेज हो सकता है, तो फिर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। अच्छा, अगर कोई पूछे कि बेटा एडी करंट्स को हम कम कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो पहला भाई लैमिनेटिंग आयरन कोर हमें यूज करना चाहिए, अच्छा लैमिनेशन। दूसरा, स्लॉटेड आयरन ब्लॉक यूज करना चाहिए, तो स्लॉटेड आयरन ब्लॉक यूज करेंगे तो एडीज करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए तुमने देखा होगा, जब रेलवे ट्रैक देखा होगा, तो जब ट्रैक बनाया जाता है तो बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। वो स्पेस क्यों छोड़ा जाता है, ताकि हीट अप ना हो ज़्यादा, वो हीट हो रहा है मतलब एक तरह का एडीज करंट ही हो गया, करंट नहीं होता, बट अगर ध्यान से सोचोगे तो वह करंट ही है। करंट के लिए ज़रूरी नहीं किसी वायर से करंट दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड जब हम चेंज करते हैं तो भी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता है। करंट अलग चीज़ है, इंड्यूस करंट अलग चीज़ है। ठीक है, कंघी, उससे में करंट नहीं लगता, लेकिन कागज़ को फिर भी चिपका लेता है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे कंघी में या स्केल में करंट है, पर वो उसके अंदर भी एक तरह से फिजिकली, मतलब अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स एक करंट ही है, चार्ज है उसके अंदर, इसका मतलब करंट है। पर कौन सा करंट है, इंड्यूस करंट है, इंड्यूस चार्ज है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा। उसके बाद नीचे वाला रिवाइज कर लोगे एक बार, एलसीआर सर्किट बल्ब वाला हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की।
कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ध्यान से देख लो पहले, यहाँ से नोट नहीं करना, नेक्स्ट आएगा फुल डिटेल, वहाँ पे नोट करोगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है बेटा, कभी भी अगर करंट जो पास होगा कॉइल के अंदर और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा उसके बगल वाले कॉइल में, मतलब बताया था ना, अगर एक कॉइलिंग है तो इसको क्या बोलते थे, प्राइमरी कॉइलिंग, ट्रांसफार्मर में किया था, और एक तरफ जिसमें हम आउटपुट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइलिंग। ठीक है, तो इसमें हम कितना करंट इंड्यूस कर रहे हैं, तो जितना करंट यहाँ डालोगे उतना आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी कॉइलिंग पे। उस इंडक्शन को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। उसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं कि कभी भी अगर करंट को चेंज कर रहे हो, इसमें जो करंट हम दे रहे हैं, तो जो करंट को अगर चेंज करोगे कॉइल में, तो इसमें क्या पैदा होगा या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है नेबरिंग, इसका नेबर में ही है ना ये, इसके नेबरिंग कॉइल में ड्यू टू कितना हमने फ्लक्स चेंज किया, इस फिनोमिना को ही बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन, और फिर बाकी इसका सिंबल होता है बेटा एम। जहाँ सेल्फ इंडक्शन आएगा वहाँ पे हम सिंबल यूज़ करेंगे एल। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन के लिए एल यूज़ करेंगे और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए एम यूज़ करेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ई एम एफ इज इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। किस केस में, सेल्फ इंडक्शन के केस में। यानी ई एम एफ जो है, एल को हटा दूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमें एक कांस्टेंट चाहिए तो एल ले लिया, और माइनस का साइन क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो इंडक्शन होता है, जो करंट इंड्यूस्ड हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन में मैंने ईएमएफ इंड्यूस किया था। और अगर जहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, सेम फॉर्मूला होता है, बस एल की जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एम यूज़ कर लेते हैं, फिर डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पे एम जो है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। और सेम चीज़ अगर मेरे पास दो कॉइलिंग नहीं है, एक ही कॉइलिंग हो, तो जितना मैं ईएमएफ दूंगा उतना ही करंट दूंगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जिस पे मैं इनपुट दे रहा हूँ उसी पे ही मैं आउटपुट ले रहा हूँ, तो उसमें जो इंडक्शन हुआ उसको क्या बोल देते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं। और यूनिट याद रखना है बेटा, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हेनरी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो नेक्स्ट वाला तो हो गया तुम्हारा एसी से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये सब एसी वाले क्वेश्चन है जो तुमको दिया है, इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना कि एसी वाले चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, जो अगर ये तुमको याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, इसको अच्छी तरह समझना है, इसको नोट कर लो। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका कुछ भी नहीं छोड़ने वाले तुम, सारा का सारा नोट करना, पहले समझ लो ये है क्या चीज़, पहले समझो। ये क्या है दिख रहा है बेटा, पैरेलल कंडक्टर है ना, पैरेलल कंडक्टर है रेलवे ट्रैक की तरह। इसी से रिलेटेड बेटा रेल वाले क्वेश्चंस, ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, जेई में जब बैठोगे, वैसे अगर मैं तुमसे बात करूं तो 7 साल से नहीं आया, 7 से 8 साल से इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, बट इट डजेंट मीन कि आएगा भी नहीं कभी, क्योंकि सीबीएसई में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आ भी सकता है कभी भी, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। और ये जो है ऊपर एक और मेटालिक रोड दे दिया है बेटा, और इसको मैं पकड़ लूँगा तो ऐसे ऐसे मूव कर सकता हूँ, और मूव करूँगा तो मतलब क्या है, तेज़ी से मूव करूँगा तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस, ज़्यादा फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड। तो ये तीनों भाई है, कौन कौन, ईएमएफ, फाई मतलब फ्लक्स, और आई मतलब करंट, ये तीनों भाई होते हैं। मतलब ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा करंट दोगे इंड्यूस, उतना ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस, जितना ज़्यादा ईएमएफ दोगे उतना ज़्यादा फ्लक्स, और वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा मतलब समझ गए, कम करेंगे तो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। अब इसमें यही चीज़ हो रहा है, ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम बनाओगे बेटा, ठीक है, ये बना लेना डायग्राम। यहाँ P है, ये Q है तुम्हारा, ये R है, और ये S है, और ये क्रॉस का मतलब क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ है, और मोशन किस तरफ हो रहा है, वेलोसिटी का, ये रॉड किस तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान से देखो, पाम देख रहे हो मेरा,
पाम देख रहे हो, और मैंने बोला डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर मेरा डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी इधर होगी रॉड की, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ है। ये पाम जो हमारा दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ दिखा रहा है, और ऊपर वाला जो लेंथ है वो ऊपर की तरफ है। मतलब ये ध्यान से देखो, ये लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, ये डायरेक्शन किसका हो गया, जो रॉड का मूवमेंट है, मोशन है, उस तरफ हो गया। तो जो मेरा पाम है वो बाहर आया कि अंदर गया, अंदर की तरफ गया, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ दिखाया गया है, अंदर की तरफ दिखाया गया। तो हम अपने पाम से चेक कर लेते हैं। यही चीज़ मैं उल्टा भी कर सकता था, ये जो वेलोसिटी अंदर की तरफ दिखाया हुआ है इसको मैं बाहर की तरफ भी दिखा सकता था, तो फिर मैं लेंथ देख लेता, लेंथ इधर जा रहा है और ये सब मोशन ऐसे है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पाम शो करता है। तो फिर ये किस तरफ हो जाता, तो फिर यहाँ पे फिर क्रॉस क्रॉस नहीं लिखा रहता, डॉट डॉट लिख देता। तो इस फिगर को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया होगा होप सो। अब हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में फिर इसको जानते हैं, इसी चीज़ को जिसको हमने अभी नॉर्मल कहानी के रूप में देखा। सबको पता है बेटा एरिया, ये स्क्वायर जैसा अगर लग रहा है या रेक्टेंगल जैसा, अगर मैं इसका बोलूँगा एरिया कितना हो तो बता दोगे मुझे, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ध्यान से पहले समझो, हम मोशनल ईएमएफ सीख रहे हैं, है ना, मोशनल ईएमएफ। और एक रॉड दे दिया है, ये रॉड, इसका लेंथ क्या है, एल, ठीक है, एल दे दिया है, और ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर लिया, समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली मूव करना, ऐसे ऐसे होता है तो वर्टिकली मूव। हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है और उसकी वेलोसिटी भी दे दी है बेटा, कितना दे दी है, v। तो ये डायग्राम में ये अंदर की तरफ, और इसका वेलोसिटी किससे डिनोट करोगे, v, और इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है टू इट्स लेंथ, है ही, ये और ये के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, वो भी इन दोनों के साथ 90 डिग्री है कि नहीं। अब डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे एंड ऑफ द रॉड पे, कितना, जब हम ऐसे ऐसे जब मूवमेंट कर रहे हैं तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस रॉड के एंड में, हमें ये कैलकुलेट करने बोल रहा है। अब हमें अगर ये कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इस PQRS में जो होगा वो कितना होगा, BA, जो हमने पहले किया हुआ है BA cos थीटा, तो B डॉट A। अब ध्यान से देखो, BA cos थीटा है, A मतलब क्या है, एरिया। एरिया हम कैसे निकाल लेंगे इस लूप का, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो x है बेटा, और यहाँ से यहाँ तक जो है फिगर में वो L लिखोगे, ठीक है, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। तो जहाँ पे ये A है, A की जगह क्या लिख दोगे, L इंटू एक्स लिख देंगे, ओके। उसके बाद सिंस ऐसे जो क्रॉस किया हुआ है वो क्या है, चार्जिंग विद टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ माइनस g∅/dt के बराबर होता है। अच्छा, d/dt तो वही रहने देंगे हम, ठीक है, लेकिन फाई की जगह किसको डाल देंगे, ये वाले को, ये वैल्यू था ना b इंटू एल इंटू एक्स, इसको फाई की जगह डाल दोगे। अब इसमें b और l जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, अंदर सिर्फ क्या बचेगा, माइनस dx/dt। और हमें पता होना चाहिए, 11th क्लास में भी हमने किया है, 12th में भी किया है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, वेलोसिटी होता है। तो इसीलिए इस dx/dt की जगह किसको डाल देंगे हम, v को डाल देंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, b l v। इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कहाँ होगा, कॉर्नर ऑफ द रॉड में। कब, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में अंदर बाहर मूव करेंगे, ठीक है। तो जितना तेजी के साथ मूव करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, धीरे धीरे मोशन होगा। तो इसलिए उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा वेलोसिटी आ गया है। तो इसीलिए उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि भाई कितना बड़ा मैग्नेट ले लिया या कितना छोटा ले लिया, हमारे उस मैग्नेट के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि कितना फ्लक्स चेंज होगा या कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ में आ गया। और ये जरूर लिख लेना, माइनस का साइन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ये जरूर लिख लेना बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस दे देता और हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता, E/R हो जाता,
और ई की जगह किसको डालने मैं बोल रहा हूँ, इसको डाल देते। तो आई इज इक्वल टू और क्या हो सकता है, बी एल वी अपॉन आर। ये हो सकता है। जब हम आगे बात करेंगे पावर के बारे में तो हमें पता है ना, ध्यान दो बेटा, कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो आई की जगह मैं ये वाला वैल्यू भी तो डाल सकता हूँ, आई की जगह इसको डाल दूंगा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर को भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना। और ये ऊपर आर है, ऊपर आर है तो एक आर ऊपर कटेगा, एक आर नीचे, तो फिर पावर कितना हो जाएगा उसी सर्किट में, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। एक तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ, और कैसे निकाल सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू मुझे पता है ई इंटू आई भी होता है, जो हम पहले कैसे पढ़ते थे बचपन में, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो वी की जगह अगर ई इंटू आई होगा, अगेन ई की जगह किसको डाल दो, आई की जगह किसको डाल दो, इसी को डाल दो। तो फिर पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई को तो वैसे ही रहने देंगे और आई की जगह किसको डाल देंगे, बी एल वी अपॉन आर। और ये भी हो सकता है क्वेश्चन में ईएमएफ ना दिया हो, तुम्हें फ्लक्स दे दिया हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ईएमएफ जो होता है वो होता क्या है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो वो वैल्यू उधर डाल दोगे और पक्का उस न्यूमेरिकल में फिर टाइम भी दिया होगा, तो इस ई को हटाओगे और ई की जगह किसको डाल दोगे, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ये सारी चीज़ें माइंड में चलनी चाहिए, इसको भी कहीं नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, एक पेंसिल ले लो और पेंसिल के ऊपर वायर की वाउंडिंग कर दो। पेंसिल क्या होता है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, तो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है और उसके ऊपर वायर की वाउंडिंग है। तो डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब जहाँ आएगा तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ, आगे आएगा एम्पियर्स लॉ भी समझा दूंगा बेटा एक बार। तो मान लो करंट जो फ्लो हो रहा है लॉन्ग सोलेनॉइड में, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो अगर सेंटर में निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, एम्पियर सर्किट लॉ में सीखेंगे कि B इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू नॉट एन आई, ठीक है, ये होता है। अच्छा, उसके बाद ये छोटा वाला n जो है क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, तो उसी की जगह पे किसको डाल दिया जाता है, n अपॉन l को डाल दिया जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकालना है, जो सोलेनॉइड के साथ कनेक्टेड होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, B इंटू ए या फिर बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा में B जो है, B की जगह किसको डाल देंगे, ये वाला वैल्यू डाल देंगे, न्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये आई है बेटा, ठीक है, न्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये तुम्हारा B का वैल्यू जो है इसको डाल देंगे यहाँ B की जगह पे, A की जगह पे वैसे ही रहने देंगे, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, न्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा। और हमें इंडक्टेंस पता है क्या होता है, n नंबर ऑफ टर्न्स जितना वायर का है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन एल, तो n अपॉन एल को तो वैसे ही रहने दोगे, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू यहाँ से लेके इसमें पुट कर दोगे, और जब पुट करोगे तो n इंटू एन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब न्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आ जाएगा। और ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला जो n है, अगर ध्यान से देखोगे तो बड़ा वाला n किसके बराबर हो सकता है, ये छोटा वाला n इंटू एल। तो बड़ा वाला n की जगह ये भी लिख के अगर छोड़ दोगे तो चलेगा, और अगर यहाँ तक पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले n की जगह पे छोटा n इंटू छोटा l का होल स्क्वायर। और जब ये n स्क्वायर l स्क्वायर है और नीचे में एक l है, तो एक नीचे l कट जाएगा, एक l ऊपर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, न्यू नॉट एन स्क्वायर a इंटू एल, इतना होता है। और अगर हम फिल कर दें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल डाल दें ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी न्यू, उस केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस सारा चीज़ सेम रहेगा, बस ये न्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एक मीडियम आ गया, इसलिए न्यू आर भी आ जाएगा, और ये जो एरिया है ये सब कुछ वैसे ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसको लिखने की जगह पे तुम सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, सेम, सिर्फ ये न्यू नॉट की जगह क्या आ गया, न्यू नॉट इंटू न्यू आर आ गया, क्योंकि कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
ये एरिया है, तो एरिया होता कितना है, कोई भी वायर है पतला लंबा तो पाई आर स्क्वायर, तो एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते थे। फुल थ्योरी है बेटा, इसको जरूर नोट कर लो, सोलनॉइड वाला अक्सर पूछ हर 2-3 साल छोड़ के, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है बेटा, देखो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है सिर्फ एड कॉइल का। एड कॉइल का मतलब समझते हो, ये कॉइल जो ऐसे 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 बाउंडिंग होगा, इसके अंदर जो थोड़ा सा एयर होगा उसके अंदर, ठीक है, ना ही इधर ना ही इधर, जो वायर की बाउंडिंग है उसके अंदर में जो स्पेस हल्का सा बच जाता है उसको कहते हैं एयर्ड, ठीक है, एयर्ड कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, सेंटर ऑफ द कॉइल, B इज इक्वल टू न्यू नॉट Ni अपॉन 2R के बराबर होगा। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फाई इज इक्वल टू B डॉट A, और B डॉट A होगा तो B का वैल्यू जो है न्यू नॉट Ni अपॉन 2R को B की जगह डाल दोगे, एरिया को वैसे ही रहने दोगे, या फिर अगर मूड करे तो खोल भी सकते हो, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करने पे जो कट रहा होगा काट दोगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटोगे, कितना आ जाएगा, हाफ न्यू नॉट पाई NIR। और अगर सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है इस कॉइल का तो L इज इक्वल टू होता क्या है, ND फाई की जगह सिर्फ फाई ले लिया, फाई अपॉन आई, सॉरी आई अपॉन फाई अपॉन L, और L है तो L और N को तो बाहर ही रहने दो, कुछ मत करो, सिर्फ इस फाई की जगह पे इस वैल्यू को डाल दोगे, हाफ न्यू नॉट पाई NIR, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाता है, हाफ न्यू नॉट पाई NR N स्क्वायर R। R मतलब समझ में आ ही गया होगा, रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक R, ठीक है। इसको डिराइव कर लो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स है जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल कितना है उस पर डिपेंड करेगा। ये सब कहाँ से पता लगेगा, इस फॉर्मूले से पता लगेगा। और किस पे डिपेंड करता है, देखो इसमें एरिया भी है, अगर एरिया भी है तो एरिया पे भी डिपेंड करेगा, और न्यू भी है, अगर न्यू भी है तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर ऑफ द मटेरियल। अगर सॉफ्ट आयरन कोर या कॉपर है तो ज़्यादा अच्छा है, एल्युमिनियम गोल्ड या सिल्वर का यूज़ करोगे तो उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनकी परमिएबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। सबसे बेस्ट परमिएबिलिटी किसकी होती है, सिल्वर की, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड नंबर पे कौन सा है, कॉपर।